नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। तो सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल के बाद कैबिनेट की पहली बैठक हो रही है। कैबिनेट में कल 15 नए चेहरे शामिल हुए हैं, जिनमें से 7 पहले से सरकार में राज्य मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे, उनकी तरक्की हुई है। कैबिनेट की बैठक के बाद शाम के 7 बजे पूरे मंत्रिमंडल की बैठक होगी। कल ही मंत्रिमंडल में 36 नए लोगों को शामिल किया गया है और नए और पुराने मिलाकर कल 43 लोगों को शपथ दिलाई गई है। इसके बाद कई विभागों में भी भारी फेरबदल किए गए हैं। इसमें अश्विनी वैष्णव को रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मिला है, किरण रिजिजू को कानून जो पहले रविशंकर प्रसाद के पास था, ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन, अनुराग ठाकुर को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ साथ खेल मंत्रालय की भी जिम्मेदारी दी गई है। हरदीप पुरी को पेट्रोलियम और धर्मेंद्र प्रधान को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। तो ये जो हैं वो नए पोर्टफोलियोज के बंटवारे के बाद ये नाम सामने आए हैं और कई मंत्री मंडल में कई तरह के फेरबदल हुए हैं, कई लोगों की छटनी हुई है, कई नए चेहरे आए हैं, लेकिन नए और पुराने कुल मिलाकर 43 मंत्रियों ने कल शपथ ली है मंत्री पद की और उसमें से 34 जो हैं वो नए चेहरे हैं। हमारे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी हिमांशु शेखर मौजूद हैं। तो पोर्टफोलियोज का बंटवारा होते ही हिमांशु, ताबड़तोड़ मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो गया है। ये आज उसके बाद कैबिनेट की भी मीटिंग है और उसके बाद पूरे मंत्रिमंडल की भी मीटिंग है। तो अभी मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल के बाद कैबिनेट की पहली बैठक हो रही है। उसके बाद पूरे मंत्रिमंडल की भी बैठक होनी है शाम के 7 बजे और कल 15 नए चेहरे इसमें शामिल हुए हैं। हिमांशु हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। ये कहा जा रहा है कि एक तरह से एक संकेत देने की कोशिश है कि सरकार गंभीर है, एक नई छवि के साथ फिर से काम करने के लिए नए लोगों को उसमें शामिल किया गया है। बहुत सारे युवा हैं और बताया जा रहा है कि अब तक का सबसे युवा मंत्रिमंडल होगा, क्योंकि 58 साल की जो है वो औसत उम्र है इस मंत्रिमंडल की। इसमें महिलाएं शामिल हैं, 11 महिलाएं शामिल हैं। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, तो इस वक्त जो है वो कैबिनेट की पहली बैठक हो रही है, फिर मंत्रिमंडल की भी पूरी मंत्रिमंडल की भी बैठक होनी है, यानी कि ये सिग्नल है कि फेरबदल के साथ ही सरकार जोर शोर से काम में जुट गई है। देखिए, निश्चित तौर पर 15 नए कैबिनेट मंत्री हैं जिनको शपथ दिलाई गई है। वो सभी 15 कैबिनेट मंत्री हैं, वो इस बैठक में भाग ले रहे हैं और मुझे लगता है कि अब फोकस इस ओर शिफ्ट हो रहा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार का, अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का स्वरूप तो बदला है। 36 नए लोगों को मंत्री बनाया गया है। इसके बाद वो सरकार के कामकाज में किस हद तक बदलाव करेंगे, क्या वो नई नीतियों का प्लानिंग उन्होंने की है, क्या प्रधानमंत्री नए कानून भी लेकर आ सकते हैं? क्योंकि देखिए, अगर आप सरकार के छवि को बदलना चाहते हैं तो आपको नए चेहरों के साथ नई नीतियों को भी लेकर लाना होगा और साथ ही जो सरकार के कामकाज की जो शैली है उसको और दुरुस्त करना होगा, क्योंकि चुनौतियां जो हैं वो कोरोना महामारी के इस दौर में बड़ी होती जा रही हैं। अर्थव्यवस्था एक वक्त ऐसा लग रहा था कि दोबारा पटरी पर लौट रही है, लेकिन अप्रैल और मई महीने में जो अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया उसका बहुत बुरा असर पड़ा है। और 2 दिन पहले जीएसटी जो कलेक्शन के फिगर्स फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जारी किए थे, उसमें ये बात सामने आई कि सिर्फ 92,000 करोड़ का कलेक्शन हो पाया है। तो अर्थव्यवस्था एक बार फिर कमजोर पड़ चुकी है। आर्थिक मोर्चे पर, स्वास्थ्य सेवाओं के मोर्चे पर बहुत सारी चुनौतियां हैं जो सरकार के सामने हैं, जिनको एड्रेस करना होगा। और मुझे लगता है आज सबसे महत्वपूर्ण ये बात देखना होगा कि प्रधानमंत्री अपनी तरफ से जो नए कैबिनेट मंत्री हैं, जो नया मंत्री परिषद उन्होंने गठित किया है, उसको वो क्या दिशा निर्देश देते हैं सरकार के कामकाज को लेकर और नीतियों को लेकर। जी, सही बात है कि नए चेहरे आ गए हैं, लेकिन क्या नीतियां बदलेंगी? क्योंकि अभी जैसे हरदीप पुरी से भी हिमांशु बातचीत हुई थी, लोगों ने, रिपोर्टर्स ने सवाल पूछा पर वो पेट्रोल के दाम पर भी कुछ नहीं बोले और हम जान रहे हैं कि दिल्ली में भी सेंचुरी पार कर गया है पेट्रोल। तो इस नए मंत्रिमंडल के सामने चुनौती बहुत होगी, क्योंकि काफी मुश्किल दौर रहा है ये कोरोना का दौर, जहां पर अर्थव्यवस्था बिल्कुल पटरी से उतरी हुई है और कई तरह की समस्याएं हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में इतनी समस्या है, इन सब को लेकर बहुत चुनौतियां रहेंगी नए मंत्रियों के पास। देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि सवाल न सिर्फ इकोनॉमी के कॉन्ट्रैक्शन का है। आपको याद होगा कि पिछले साल जो अर्थव्यवस्था थी वो -9.5% तक गिर चुकी थी
और उसे दोबारा पटरी पर लाना मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती है मोदी सरकार के सामने। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि करीब 10 दिन बाद संसद का सत्र शुरू हो रहा है और कोरोना महामारी के दौरान जो हमने त्रासदी देखी है देश में और कोरोना महामारी की वजह से जो लाखों लोग मारे गए हैं और जिस तरह के बड़े सवाल खड़े हुए इस पूरे महामारी के दौरान, इस पर विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। और ऐसे वक्त पर जो नए मंत्री हैं उन्हें सरकार का पक्ष भी मजबूती से संसद में रखना होगा और उनके पास समय बहुत कम है क्योंकि 10 दिन बाद 19 तारीख को संसद का सत्र शुरू हो रहा है। और मुझे लगता है उससे पहले मंत्रियों के पास ये चुनौती भी होगी कि अगले 10 दिन में वो अपने मंत्रालय के सभी कामकाज की समीक्षा जल्दी से जल्दी करें और वो क्या कुछ नया करना चाहते हैं सांसदों की तरफ से जो सवाल पूछे जाने हैं इस पूरे मानसून सत्र के दौरान, उस दौरान वो कितनी मजबूती से सरकार का पक्ष रख पाएंगे, मुझे लगता है ये भी एक प्राथमिकता होगी। और फिलहाल इंतजार है कि प्रधानमंत्री अपनी तरफ से क्या नया दिशा निर्देश देते हैं, क्योंकि इस तरह के संकेत हैं कि प्रधानमंत्री न सिर्फ चेहरा बदलना चाहते थे अपने सरकार का, अपने एक इमेज मेकओवर एक्सरसाइज का, बल्कि वो कामकाज के तरीके में भी बदलाव करना चाहते हैं। उसका 2 संकेत वो ऑलरेडी दे चुके हैं और एक जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस था उसको वित्त मंत्रालय के साथ अभी जोड़ दिया गया है और इसके बाद अब मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के पास पब्लिक इंटरप्राइजेस का मंत्रालय नहीं है। और इसके साथ ही कई दूसरी चुनौतियां हैं जिनसे सरकार को जूझना पड़ा है कोरोना महामारी के दौर में, क्योंकि सरकार का राजस्व घटता जा रहा है और जो नीतियों का ऐलान भी पिछले साल बजट में किया था वित्त मंत्री ने, उनके इम्प्लीमेंटेशन को रोक दिया गया था। तो सरकार की जो अपनी नई नीतियां हैं उनके कार्यान्वयन की प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए जो राजस्व की जरूरत है वो कैसे इकट्ठा किया जाए। राज्यों की एक शिकायत रही है कि जीएसटी कानून के तहत जो कंपेंसेशन का पैसा उनको मिलना चाहिए वो समय पर नहीं मिल पा रहा है। सरकार भी मानकर चल रही है कि जितना इस साल का कमिटमेंट था वो कमिटमेंट जीएसटी कंपेंसेशन फंड के लिए सरकार पूरा नहीं कर पाएगी। तो ये राजस्व कहां से अलग से इकट्ठा किया जाए और जो नीतियां हैं, जो नई नीतियां हैं जिनके कार्यान्वयन पर फिलहाल रोक थी, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। और इस दिशा में एक खबर भी मैं आपको दे सकता हूं कि संभव है कि आज कैबिनेट की बैठक में जो डियरनेस अलाउंस है, जो महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को और पेंशनधारियों को मिलता है करीब 1 करोड़ से कुछ ज्यादा, उस पर को फ्रीज करने का फैसला पिछले साल अप्रैल में मोदी सरकार ने किया था। उस फ्रीज को हटाने का भी एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के सामने है। अगर वित्त मंत्री अपने कैबिनेट प्रपोजल को लेकर इस बैठक में आती हैं तो संभव है कि जो डीए पर, महंगाई भत्ते पर जो रोक लगाई गई थी उसे हटाने पर भी कैबिनेट में विचार किया जा सकता है। नगमा, ये एक अहम खबर है इस वक्त की, ये खबर सामने आ सकती है कुछ देर में, इसकी पुष्टि हो सकती है कि जो महंगाई भत्ते पर रोक लगाई गई थी, यानी जो फ्रीज किया गया था उस पर से वो रोक हट सकती है। डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता जो है। बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु। बड़ी चुनौती है इस नए मंत्रिपरिषद के सामने। कैबिनेट की समय बैठक चल रही है और पूरे मंत्रिमंडल की बैठक भी होनी है क्योंकि मानसून सत्र भी शुरू होना है। तो क्या ये नया जो मंत्रिमंडल बना है वो किस तरह की नीतियों के साथ आगे बढ़ेगा, इस सब की रूपरेखा तय होनी है। मंत्रिपरिषद के गठन के बाद से आज ज्यादातर नए मंत्रियों ने अपना कामकाज संभाल लिया है। अनुराग ठाकुर ने सूचना प्रसारण मंत्री का काम संभाला, अश्विनी वैष्णव ने रेलवे और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का, मीनाक्षी लेखी ने विदेश राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला है, जेडीयू के आरसीपी सिंह ने स्टील मंत्री का, मनसुख मंडाविया ने स्वास्थ्य मंत्री का, किरण रिजिजू ने कानून मंत्री का काम संभाला है। सर, आईटी मिनिस्टर के सामने सबसे बड़े और कॉन्फ्लिक्ट था ट्विटर के साथ जो घुसपैठ चल रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? क्या सोशल मीडिया आईटी गाइडलाइंस को मानेगा के जो विवाद चल रहा है उस पर? आपके सारे के सारे प्रश्न, उन्हीं प्रश्नों में आपका जवाब है। देश के कानून के साथ सभी को उसका पालन करना चाहिए। जो देश का कानून है, देश का कानून सबको पालन करना चाहिए। लेकिन डेडलाइन तो निकल के तब भी नहीं कर रहे हो। हर मंत्रालय और हर पद का अपना एक गरिमा होता है, अपना एक उसका अस्तित्व होता है। इस देश का हर कानून मंत्री का मुझे जिम्मेदारी मिलता है तो उसका अपना एक, उसका मेरे सामने में एक चुनौती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो भरोसा जताया उस पर खरा उतरना और देश के लोगों के अपेक्षा है, आकांक्षाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। नए मंत्रालय का जिम्मेदारी लेने से मुझे एक नई तरीके से काम करने का, सीखने का, देश के लिए काम करने का मौका मिलेगा। जितने बड़े नाम आप गिना रहे हैं
उतनी बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी होता है। इसलिए मैंने कहा जो विश्वास व्यक्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और इस जिम्मेदारी को ठीक से निभाने का हर संभव प्रयास करूंगा। उसमें आप सबका सहयोग भी चाहिए होगा। आगे बहुत सारे अवसर आएंगे विस्तार में बात करने के। आज आप सब शुभकामनाएं देने हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने पदभार संभालने के बाद कहा कि काफी संघर्ष के बाद वो यहां पहुंची हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। हम इस वक्त मीनाक्षी लेखी जी के साथ हैं। मीनाक्षी लेखी जी को विदेश राज्य मंत्री और कल्चर दिया गया है और मैम हमारे साथ हैं। मैम, कितनी बड़ी जिम्मेदारी समझती है और विदेश राज्य मंत्री एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और इस वक्त जब काफ़ी चीज़ें हमने देखा है इस बीच पॉलिटिकली इंटरनेशनली ज़रूरत है थोड़ा सा और मेहनत करने की, काम करने की। इस जिम्मेवारी के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और नड्डा जी का, जिन्होंने ये विश्वास दिखाया कि मैं ये काम कर सकती हूँ। और इस अभूतपूर्व विश्वास के लिए मेरा आभार उन सबके प्रति जिनको लगता है कि ये काम संभव है और हमारा कोई कार्यकर्ता कर रहा है। मैम, पिछले 10 साल से हम आपको जानते हैं। जब आप महिला विंग में थी बीजेपी की, उसके बाद आप सांसद बनी, दोबारा सांसद बनी। राफेल वाला मुद्दा हो सुप्रीम कोर्ट का, महंगाई का मुद्दा जब यूपीए के 2 के टाइम में काफ़ी प्रदर्शन रहते थे। एक लंबी लड़ाई लड़ी है आपने पार्टी के लिए। और विदेश राज्य मंत्री, विदेश एक ऐसा पोर्टफोलियो है जहां पर आप देश को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है और कितनी बड़ी चुनौती भी है आपके लिए? देखिए, चुनौती से तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जिसका जीवन ही चुनौतीपूर्ण रहा हो और संघर्ष से जो निकल कर पला हो, उसको चुनौती चिंता का विषय नहीं होती, बल्कि चुनौती एक मौका होता है अपना कर्तव्य निष्ठा का प्रदर्शन करने का भी। तो चुनौती को मैं चुनौती नहीं मानती, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इतना अगर भरोसा और विश्वास जिन लोगों ने मुझ में दिखाया है, उनके विश्वास और भरोसे को नहीं तोड़ना है और जितनी कठोरता से कर्तव्य का पालन होगा वो किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, कल्चर। हमारा जब भारत का नाम आता है तो हमारी परंपरा की बात होती है, वो मिनिस्ट्री भी आपको दी गई है। क्या चीज़ें हैं दिमाग में कि जब मीनाक्षी जी आएंगी तो किन चीज़ों को हम देखेंगे कि उनकी प्रायोरिटी पे रहेगी? आपको दिखाई दे जाएगा, जब वो बदलाव आएंगे आपको दिखाई दे जाएगा। और अभी मैं कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन हाँ, ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि संस्कृति और विदेश मंत्रालय परस्पर जो है कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक है एक दूसरे के। और वो पूरक है तो भारत का नाम, भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराए। एलजेपी के पशुपति पारस को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया है। आज पदभार संभालने के बाद एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत अब उनके पास है। रामविलास पासवान की जगह आपको मिली है कैबिनेट में? नहीं, ये आप नहीं कर सकते हैं, ये आप नहीं कर सकते हैं। 6 सांसद हैं, 6 सांसद में 5 सांसद ने माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को लिख के दिया कि भाई पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं रहा है, पार्टी में लीडरशिप बदलना चाहिए। और काफ़ी छानबीन के बाद लीडरशिप चेंज हुआ और संसदीय दल के नेता मुझको बनाया गया। इसमें स्वर्गीय पासवान जी का योगदान तो 100% है, इसमें कतई दो राय नहीं है। उन्हीं के द्वारा स्थापित पार्टी है, उन्हीं का हम भाई हैं, उन्हीं का बेटा चिराग है ना, उन्हीं का आशीर्वाद से आज हम लोग भारत सरकार के मंत्री भी बने हैं, ये बात सही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने मुझ पर विश्वास जताया और मुझको कैबिनेट मिनिस्टर उन्होंने बनाया। मैं आभार व्यक्त करता हूं और साथ साथ में उनको ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से इस विभाग को मैं आगे बढ़ाने में का मैं प्रयास करूंगा। जी, एक आखिरी सवाल है सर कि राजनीतिक उत्तराधिकारी रामविलास पासवान का कौन है? देखिए, राजनीतिक उत्तराधिकारी का सवाल नहीं, एक संजोग कहिए। तो मैंने नॉमिनेशन के बाद आम सभा में मैंने बोला था कि हमारी इच्छा नहीं थी चुनाव लड़ने का, ये मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, मेरा डिमोशन हो रहा। लेकिन बड़े भैया के आदेश को हम काट नहीं सकते और मैं चुनाव लड़ा और लोकसभा का सदस्य हो गया। ये संजोग कहिएगा, जब भैया नहीं है तो उनके बदला में तो वो लेगेसी आपके पास है अब? हाँ, रामविलास पासवान। हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ। उत्तराधिकारी
आप नहीं उत्तराधिकारी आप इसको नहीं किए तो उसका एक गलत जाएगा। डेमोक्रेसी में प्रजातंत्र, यदि हम MP बन के नहीं आते तो हम मंत्री बनते नहीं बनते। तो संजोग कहिए और बड़े भाई का आशीर्वाद कहिए, दोनों चीज हुआ। और जनता का आशीर्वाद चाहिए। जनता ने मुझको चुन के भेजा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, और बड़े भैया का आशीर्वाद था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझ पर विश्वास किया, तो आज हम इसकी कुर्सी पर आपके सामने में। मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर BSP अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया है और लिखा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में कल किए गए लंबे चौड़े विस्तार व फेरबदल सरकार की अब तक रही गलत नीतियों, कार्यकलापों एवं अन्य कमियों आदि पे पर्दा नहीं डाल सकते तथा न ही उस पर से लोगों का ध्यान बांट सकते हैं। जनता व देश की बदहाल स्थिति सही समय पर परिवर्तन की राह देख रही है। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए नामांकन हो रहा है और इस दौरान उत्तर प्रदेश के कई जिलों से नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की तस्वीरें आई हैं। बुलंदशहर में तो बीजेपी के ही 2 गुट आपस में भिड़ गए। बस्ती में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की झड़प हो गई है और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल ही कहा कि जिला पंचायत चुनावों के बाद बीजेपी अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी लोकतंत्र का गला घोंटने में लगी हुई है। ये अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं। बुलंदशहर, गोरखपुर, बस्ती, बिजनौर, जौनपुर, हरदोई, इन तमाम जगहों पर हिंसा हुई है जहां पर 2 गुट आपस में टकराए हैं और इसकी वजह से वहां पर हिंसा हुई है। ये ब्लॉक लेवल का चुनाव है। जिला पंचायत चुनाव में हिंसा तो होती थी, लेकिन अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी इस तरह की हिंसा नजर आ रही है। इसके ऊपर अखिलेश यादव ने अपनी टिप्पणी भी की है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सीतापुर की तस्वीरें हैं और यहाँ पर भी झड़प हुई है काफी। अलग अलग जगहों पर कार्यकर्ताओं के बीच में, जैसे बुलंदशहर में बीजेपी के 2 गुट ही आपस में भिड़ गए हैं। बस्ती में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प हुई है और गोरखपुर में भी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की झड़प हुई है। तो ये ब्लॉक प्रमुख स्तर का चुनाव है जहां पर इस तरह की हिंसा देखी गई है। सीतापुर में भी इस चीज की आप तस्वीरें देख रहे हैं। वहाँ पे भी ये चुनाव काफ़ी हिंसक हो गया है और सीतापुर में ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान 3 लोगों को पुलिस बल के सामने ही गोली मारी गई है। पीलीभीत में भी टकराव हो गया है। ये पीलीभीत की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर बीजेपी और दूसरे गुट के बीच में, बीजेपी के कार्यकर्ता और दूसरे गुट के बीच में टकराव हुआ। और इसके बाद जो तस्वीरें हैं वो बहराइच की हैं, यानी उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में ये हिंसा हुई है और बड़े पैमाने पर हुई है। पुलिस को मेहनत करनी पड़ रही है काफ़ी वहाँ पर लोगों को हटाने के लिए। आपने सीतापुर की तस्वीर देखी, पीलीभीत की, और अब ये बहराइच की तस्वीर है। तो अब सीतापुर, पीलीभीत, बहराइच, बुलंदशहर, इन तमाम जगहों पर, गोरखपुर, इन तमाम जगहों पर टकराव हुआ है और हिंसक टकराव हुआ है। इनको इलाज करवा दीजिए भैया। ये है बुलंदशहर की तस्वीरें। ब्लॉक प्रमुख चुनाव पर यहां भी घमासान हुआ है और इसके पहले हमने आपको बहराइच की तस्वीर भी दिखाई थी और इसके अलावा गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जिला है, वहां पर भी काफी टकराव और हिंसा की खबर है। ये देखिए गोरखपुर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर है ये और यहाँ पर भी टकराव हुआ है और ये सारा का सारा जो हिंसा है वो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान हुआ है। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए अभी सिर्फ नामांकन हो रहा है और इस दौरान यूपी के कई जिलों से नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की तस्वीरें आई हैं। आपको एक बार फिर से हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर काफी हिंसा हुई है।
हमारे साथ कमाल इस वक्त जुड़ रहे हैं। कमाल, हम तस्वीरें देख रहे हैं बुलंदशहर, गोरखपुर, हरदोई, इन तमाम जगहों से, सीतापुर, इन तमाम जगहों की तस्वीरें आई हैं और जिस पैमाने पर हिंसा हुई है और ये नामांकन हो रहा है ब्लॉक स्तर के चुनाव का और टकराव जैसा है, क्या खबरें आई हैं और किस हद तक यहाँ पे हिंसा हुई है? देखिए, कई दर्जन जिलों से टकराव और हिंसा की खबरें सामने आई हैं। अभी हमने कुछ वीडियो भेजे हैं आपको, जिनमें लखीमपुर खीरी में कांग्रेस के एक नेता ब्लॉक प्रमुख के कांग्रेस समर्थित एक उम्मीदवार को लेके जा रहे हैं। ये एक लाइव अपहरण का वीडियो हमने आपको अभी भेजा है, जिसमें वो लेके जा रहे हैं। कुछ लोग आते हैं और उम्मीदवार का अपहरण करके पुलिस के सामने लेके भाग जाते हैं। वो तो कहिए कि आगे कहीं पुलिस थी, जहां उसको कुछ समझ में आया उसने उनको रोक लिया, वरना पुलिस की आंख के सामने अपहरण होते हुए दिख रहा है। सीतापुर में हथगोले चल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, पुलिस के सामने एक आदमी गोली लग के पड़ा हुआ है और गोलियों से पुलिस अपनी जान बचाती हुई नजर आ रही है। जौनपुर में जो झगड़ा हुआ है, बताया जा रहा है कि 2 बीजेपी विधायकों के समर्थकों के बीच में हुआ है। एक ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवार को एक विधायक समर्थन दे रहे हैं, दूसरे को दूसरे दे रहे हैं। एक के ऊपर यह आरोप था कि उन्होंने बीडीसी मेंबर्स, जो वोटर होते हैं, उनको घर में कैद कर लिया है, लिहाजा दूसरे के समर्थक जो हैं वो मेंबर्स को छुड़ाने गए। जो छुड़ाने गए थे वो पीट पीट के लहूलुहान कर दिए गए हैं। उनकी तस्वीरें आई हैं, खून से लथपथ सड़क पे पड़े हुए हैं। उनकी 3 गाड़ियां थीं, गाड़ियों पे धावा बोल के चूर चूर कर दिया गया है। इतनी जगह पे वायलेंस और हिंसा और टकराव की खबरें आ रही हैं। खास करके जो विपक्ष के लोग हैं और खास करके जो सबसे बड़ा दल समाजवादी पार्टी है, वो ये आरोप लगा रहा है कि पुलिस के संरक्षण में समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, जगह जगह उनका पर्चा छीना जा रहा है, उनको नॉमिनेशन नहीं करने दिया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में नॉमिनेशन करने वाली महिला की साड़ी उतारने का आरोप है। एक वीडियो हमने भेजा है जिसमें वो जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनकी एक प्रस्तावक महिला है अनीता यादव, कुछ पुरुष जो हैं उनको दौड़ा के उनकी साड़ी खींच के उनकी साड़ी नोच रहे हैं। तो ये जो हो रहा है ये निहायत शर्मनाक है। इसके पहले उत्तर प्रदेश के किसी चुनाव में इस तरह का वायलेंस, इस तरह का संघर्ष इसके पहले कभी देखने को नहीं मिला। जी, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है, जैसा आप बता रहे हैं कि इस तरह की हरकत हुई है हर जगह से, इस तरह की हिंसा। और ये जिला पंचायत भी नहीं है, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है और इसमें इस तरह की हिंसा देखी जा रही है। और कमाल, जैसा अखिलेश यादव की तरफ से सुनने में आया है बयान, उन्होंने कहा है कि अब उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगाया है और कहा है कि अब जिला पंचायत चुनावों के बाद बीजेपी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी इस तरह की हिंसा करा रही है। बल्कि लेकिन कई जगह पर आपस में भी बीजेपी के जो 2 अलग अलग गुट हैं वो भिड़े हैं, कई जगह दूसरे गुटों से टकराव हुई है। तो इसके ऊपर मतलब जिस तरह की जो कानून बिल्कुल एक तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बेसहारा है और पुलिस ज्यादा कुछ कर नहीं रही है इसको रोकने के लिए। देखिए, पुलिस को कई बार ये लगता है कि अगर उसको लगता है कि कोई ऐसा शख्स शामिल है जो सत्ताधारी दल का, देखिए विपक्ष के लोगों के दबाव में तो पुलिस कभी नहीं रहती, जिसकी सरकार रहती है उसके ही दबाव में रहती है। तो अगर पुलिस काम नहीं कर रही है तो ये पुलिस बता सकती है कि वो क्यों नहीं कर रही है। अगर इतने जिलों में एक साथ, पिछले बार चुनाव जब हुआ था ब्लॉक उसका पंचायत अध्यक्ष का, तो इतनी जगह जब इतने दिनों से झगड़ा झंझट हो रहा था, अपहरण हो रहा था, लोग पकड़े जा रहे थे, मारपीट हो रही थी, तो आज जब नामांकन था और आज मतगणना होने के बाद रिजल्ट आना था तो पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं थी? इसका जवाब तो पुलिस दे सकती है कि क्यों इतनी जगह हिंसा हुई। जाहिर सी बात है, इसके लिए जो लोग प्रशासन चला रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के जिम्मेदार हैं, वो लोग ही इसके जिम्मेदार हैं। जी बिल्कुल, पुलिस पर यह जवाबदेही बनती है। जिस तरह की हिंसा हुई है, अलग अलग जगहों से तस्वीरें आप देख रहे हैं। शुक्रिया आपका कमाल। सीतापुर हो, गोरखपुर हो, बहराइच हो, इन तमाम जगहों पर हिंसा हुई है और ज्यादा किसी तरह की कार्रवाई पुलिस द्वारा वहां पे नजर नहीं आई है। नामांकन हो रहा है ये ब्लॉक प्रमुख के चुनाव का और इसमें इस तरह की हिंसा, मतलब बड़े पैमाने पर अलग अलग शहरों से हिंसा सामने आई है। और अब खबर महाराष्ट्र से,
बीजेपी से एनसीपी में शामिल हुए पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से आज ईडी के सामने पेश हुए। पुणे के भोसरी जमीन घोटाले में ईडी ने उन्हें समन किया था। कल ईडी का समन मिलने के बाद एनसीपी ने ट्वीट कर बताया था कि खड़से पेश होने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन रात में ही फिर ट्वीट कर प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द किए जाने की खबर भी दी गई। एनसीपी में शामिल होने के समय एकनाथ खड़से ने कहा था कि बीजेपी ईडी लगाएगी तो वो सीडी लगाएंगे, और ऐसा माना जा रहा है कि खड़से किसी बड़े नेता के खिलाफ खुलासा कर सकते हैं। कल इस मामले में ईडी ने खड़से के दामाद को गिरफ्तार किया है। सुनील सिंह हमारे साथ हैं इस वक्त जुड़े हुए। सुनील के पास जाएंगे, लेकिन पहले हम सुनते हैं एकनाथ खड़से इस पर क्या कह रहे हैं। इसके पहले भी समन दिया था और मैं पहले भी आया था, आज भी आया हूँ। मैं जो भी पूछेगा उसके लिए हम सहकार्य कर रहे हैं, आज भी करूँगा। जो कुछ है, जो चल रहा है, वो सारा महाराष्ट्र, सारा देश देख रहा है। इसके बारे में सभी को मालूम है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेट है सारा का सारा विषय। एक बार इसकी इंक्वायरी पहले हो चुकी है, 5 बार की इंक्वायरी हो गई है, अभी फिर से इंक्वायरी चल रही है। अभी और कितने बार इंक्वायरी करेंगे? तो सुनील हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील, जैसा कह रहे थे एकनाथ खड़से, इसकी इंक्वायरी हो चुकी है, फिर से इंक्वायरी हो रही है, तो अभी जो ईडी की पूछताछ हो रही है उस बात में कितना एक तो इसमें दम है? दूसरे की एकनाथ खड़से को इस बात का अंदाजा था जब वो पार्टी बदल रहे थे कि अब जब वो एनसीपी में शामिल हो रहे हैं तो ये शुरू होगा फिर से। उन्होंने कहा था कि ईडी अगर लाएगी बीजेपी तो वो सीडी लाएंगे। तो किस तरह के खुलासे की भी बात, क्या खुलासे सामने आ सकते हैं? वो कोई जाहिर है कि बड़ा पर्दाफाश करने की कोशिश में, लेकिन कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रद्द हो गई। तो क्या यहाँ पे चल रहा है? देखिए, इतना तो है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता है, तो यहाँ जरूर इसमें राजनीति है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आरोप उनके ऊपर लगा वो भोसरी की जो ज़मीन थी 3 एकड़ की, कि किस तरह से उसे उनकी पत्नी और उनके दामाद ने ख़रीदा उस आदमी से जो कि दावा कर रहा था कि वो ज़मीन उसकी है। हालांकि एमआईडीसी का कहना है कि वो ज़मीन वो ले चुके थे। अब उन्होंने उसे एक्वायर किया था या नहीं किया था, इसको लेकर थोड़ा सा विवाद है। और ये भी आरोप लगा कि जो बाज़ार कीमत थी लगभग 31 करोड़ के आसपास थी, जबकि ये ज़मीन सिर्फ 3 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदी गई। और उसके जो पैसे लाए गए वो भी लोन बताया गया है एक ऐसी कंपनी के जरिए जो कि शेल कंपनियां मानी जा रही हैं। तो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ऐसा ईडी का को शक है, जिसकी वो जांच कर रही है। लेकिन बड़ी बात उसमें यह है कि इतने महीनों से जांच करती हुई ईडी ने कल अचानक से उनके दामाद गिरीश चौधरी को यहाँ पर पूछताछ के लिए बुलाया था, और कल उनको गिरफ्तारी दिखा दी, और फिर आज एकनाथ खड़से को बुलाया गया है। इसमें यह बात तो जरूर है कि कहीं न कहीं राजनीति है, क्योंकि जिस तरह से वो महाराष्ट्र बीजेपी में एक तरह से बड़ा कद रखते थे और मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो विवादों में फंस गए इसको लेकर, और उन्हें अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन उसके बाद मामला शांत हो गया था। इनकम टैक्स जैसा कि वो दावा कर रहे हैं, साथ ही एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी एक तरह से क्लीन चिट दे दी, जैसा कि एकनाथ खड़से दावा कर रहे हैं। लेकिन अब जब से उन्होंने पार्टी बदली है तब से फिर से उनकी मुसीबत शुरू हो गई है, ऐसा उनका भी कहना है। और जो हम देख रहे हैं वो भी दिख रहा है कि ईडी ने तब से शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। रही बात सीडी और ईडी की, तो कल ऐसा लगा था कि जिस तरह से संदेश आया था एनसीपी पार्टी की तरफ से कि आज ईडी में जाने के पहले 10 बजे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, तो ये लग रहा था कि शायद जिस सीडी की बात उन्होंने एनसीपी में प्रवेश के दौरान कही थी शायद उसको दिखाएंगे, खुलासा करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अचानक से एक मैसेज आया कि उनकी तबीयत खराब है, इसलिए अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ले रहे हैं। तो ये लगा था कि शायद वो आज आएंगे भी नहीं, लेकिन बराबर 11 बजे वो यहाँ पर आ गए और उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और वो सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं, ईडी का सामना करने के लिए तैयार हैं। बहरहाल लगभग 6 घंटे होने आए हैं, अभी भी एकनाथ खड़से ईडी दफ्तर में अंदर हैं, सवालों का जवाब दे रहे हैं। इंतजार हो रहा है और कयास कई लगाए जा रहे हैं। ये इतना ज़रूर है कि इस पूरे मामले में एक तरफ आरोप है तो दूसरी तरफ राजनीति भी है, और इसमें यही कश्मकश चल रहा है कि क्या गंभीरता कितनी है। ये अभी फिलहाल ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत। लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं राजनीति जरूर है, जिसका शिकार या तो एजेंसियां हो रही हैं या फिर खुद एकनाथ खड़से हो रहे हैं। जी शुक्रिया आपका सुनील। जैसा एकनाथ खड़से कह रहे थे, जाहिर है कि वो कहेंगे, लेकिन एक बात साफ है जो आप भी कह रहे हैं कि
राजनीति इसमें है जरूर, क्योंकि अचानक से तेज हो गई है कार्रवाई। जो पहले जांच पड़ताल हुई थी, पूछताछ हुई थी, उसके बाद अभी फिर से कार्रवाई तेज हो गई है। तो इसलिए आरोप लगा रहे हैं एकनाथ खड़से कि ये राजनीति से प्रेरित है और किसी बड़े खुलासे की भी बात वो कर रहे हैं। इस वक्त 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं हम। महंगाई के खिलाफ दिल्ली की तीनों सीमाओं पर आज किसान थाली के जवाब में हॉर्न बजाकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत ने सिलेंडर लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि विपक्ष भी कमजोर है, इसलिए महंगाई के खिलाफ अब किसान ही प्रदर्शन कर रहे हैं। कोरोना काल में बीजेपी ने थाली बजाकर स्वागत किया था और आज जो है वो किसान महंगाई के खिलाफ हॉर्न बजाकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। राकेश टिकैत जी हमारे साथ में। राकेश जी, ये बताइए कि लोग कह रहे हैं कि आप जो है वो किसानों के बिल के विरोध करते करते महंगाई का आप लोग विरोध कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं आप इस पर। अच्छा, घर से पैसा जा रहा हमारी, हम अनाज बेच कर सिलेंडर खरीदते हैं तो हम राजनीति कर रहे हैं। पैसा कोई सब्सिडी में मिल रहा, पैसा कोई फ्री में मिलता है। हम अनाज बेचते हैं अपना, हम अपनी फसलें बेचते हैं और उसके बाद में पेट्रोल खरीदते हैं, डीजल खरीदते हैं, गैस खरीदते हैं। जो महंगाई है उसकी मार तो सब पे है, हम आम आदमी भी हैं। अच्छा, हाँ। तो उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिला है आपको, कहाँ पर सिलेंडर भरवाना पड़ रहा है? कहाँ मिल रहा है, वहाँ तो गाँव में तो कहीं मिले नहीं किसी को, और जिसको भरवाना पड़ रहा है वो भी तंग है। कहाँ मिल रहे, वो कहीं नहीं मिल रहे, तो सब ऐसे ही कहने की बात होती है। जिसको रोटी पोनी है महिलाओं को तो सिलेंडर भरवाना पड़ता है। और गैस पहले ऊपर लकड़ी से काम चलता था गाँव में, अब ज़्यादातर गैस दे दिए, गैस पे काम करते हैं। बच्चे पढ़े लिखे हो गए तो उस पर काम नहीं अब करते, तो गैस सिलेंडर हर घर में है, तो इसका बहुत खर्चा बैठता है। अच्छा, तो विपक्ष अभी तक ये मुद्दा बना रहा था कि महंगाई का मुद्दा जो है वो उसके पास में था, विपक्ष के पास में था। आप लोग किसानों के हित को लेकर यहाँ पर लड़ाई कर रहे थे, तो महंगाई कहना कोई गलत चीज है। अगर हमारा खर्चा हो रहा है और हमने उसके लिए कह दिया तो ये क्या गुनाह है कोई? अच्छा, सरकार के साथ में भी आपकी कोई बातचीत नहीं हो रही है? अभी इस आंदोलन को कैसे आप देख रहे हैं, कहाँ जा रहा है? तो चलता रहेगा आंदोलन तो। अच्छा, पुराने गांव की कहावत है कि अगर किसी का बच्चा या कोई गुम हो जाता था मेले के अंदर तो वो अगले साल उसी मेले में मिलता था। अच्छा। तो सरकार गुम हुई सर्दी में, तो हमको सरकार सर्दी में मिलेगी एक साल बाद में। तो ये थे किसान नेता राकेश टिकैत, जो कि ये कह रहे हैं कि सर्दी तक ये आंदोलन चलेगा। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो हॉर्न बजाकर सरकार का और महंगाई का जो विरोध है वो किसान यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। हालांकि NH 9 पर आज पुलिस भी भारी तादाद में लगाई गई है ताकि अगर सड़क पर प्रदर्शन करें किसान तो उनको रोका जा सके। लेकिन किसान अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से ही महंगाई के खिलाफ में ट्रैक्टर और गाड़ियों के हॉर्न बजाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर से रवि संजय शुक्ला, NDTV इंडिया। दिल्ली सहित कई शहरों में पेट्रोल की कीमत शतक लगा चुकी है। पेट्रोल की कीमतों के बारे में जब नए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी से सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि अभी कुछ भी कहना गलत होगा, कामकाज समझने का समय दीजिए। मैंने पहले ही कह दिया था कि मुझे आप थोड़ा सा मौका दीजिए, जो अभी हमारे सामने इश्यूज हैं, टू बी ब्रीफ्ड ऑन देम। I would have been surprised if you didn't ask about this question, but equally, you will agree it will be very wrong for me to comment on it. You can check with your colleagues who cover the other ministries. I'm always open to a discussion, but it would be fair if you give me at least a few days to try and understand the complexity of the work.